भारत का इतिहास ना कई बड़े बड़े मोड़ों से गुजरा है, लेकिन कुछ घटनाओं ने तो इसकी दिशा ही हमेशा के लिए बदल दी। तो आज हम ऐसे ही दो शुरुआती मुस्लिम आक्रमणों के दौर को समझने वाले हैं। पहले अरबों का आना और फिर तुर्कों का। इन दोनों ने मिलकर हमारे उपमहाद्वीप के इतिहास को आखिर घड़ा कैसे, चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। ये जो एक लाइन है ना, ये समझिए पूरी कहानी का सार है। और यही आज के हमारे विश्लेषण का मेन सवाल भी है। आखिर ये आक्रमण सिर्फ एक छोटी सी पकड़ से शुरू होकर एक इतने बड़े साम्राज्य की नींव तक पहुंचे कैसे? मतलब एक ने सिर्फ दरवाजा खोला तो दूसरे ने पूरा का पूरा घर कैसे जीत लिया? तो चलिए कहानी शुरू करते हैं पहले चैप्टर से, जब अरब पहली बार भारतीय उपमहाद्वीप में दाखिल हुए। ये वो दौर था जिसने आगे होने वाली घटनाओं के लिए कह सकते हैं कि एक स्टेज तैयार कर दिया था। बात है साल 712 की। सिर्फ 17 साल का एक नौजवान सेनापति मोहम्मद बिन कासिम एक सेना लेकर सिंध पहुंचा। वहां रावर के युद्ध में उसने वहां के शासक राजा दाहिर को हरा दिया और नतीजा, सिंध और मुल्तान के इलाके सीधे अरबों के कंट्रोल में आ गए। ये भारत में पहला सफल मुस्लिम आक्रमण था, लेकिन इसका दायरा सिर्फ इसी इलाके तक ही सीमित रहा। लेकिन इस हमले का असर सिर्फ जंग के मैदान तक ही नहीं था। इसने कुछ ऐसी चीजों की नींव रखी जो बहुत लंबे समय तक चलीं। भारत में पहली बार गैर मुसलमानों पर जजिया कर लगाया गया, जो एक तरह का टैक्स था। वहीं दूसरी तरफ अरबों ने यहां से बहुत कुछ सीखा भी। जो नंबर सिस्टम आज हम इस्तेमाल करते हैं और शतरंज का खेल, ये दोनों ही चीजें अरबों ने भारत से सीखीं और फिर यहां से ये ज्ञान यूरोप तक पहुंचा। अरबों के बाद एंट्री होती है एक नई ताकत की, तुर्कों की। ये आक्रमणों का दूसरा दौर था, जो पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक, ज्यादा असरदार और दूर तक असर डालने वाला साबित हुआ। ये एक बिल्कुल अलग ग्रुप था और इनके इरादे भी बिल्कुल अलग थे। तो फिर इन दोनों में फर्क क्या था? अच्छा, इसे ऐसे समझिए, अरब आक्रमण ने भारत में एक एंट्री पॉइंट जरूर बनाया, सिंध में अपनी पकड़ जमाई, लेकिन तुर्कों के हमले कहीं ज्यादा एग्रेसिव थे। उनका मकसद सिर्फ एक छोटे से इलाके पर कब्जा करना नहीं था, उन्होंने स्थायी जीत हासिल की और एक साम्राज्य की नींव रखी। तुर्क हमलावरों की लिस्ट में जो पहला बड़ा नाम आता है वो है महमूद गजनवी का। लेकिन एक बात साफ है, उसे एक शासक से ज्यादा एक लुटेरे के तौर पर याद किया जाता है। उसका मेन मकसद भारत पर राज करना था ही नहीं। जरा इस नंबर को देखिए, 17। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। महमूद गजनवी ने 1000 से 1027 ईस्वी के बीच भारत पर एक दो बार नहीं बल्कि पूरे 17 बार हमले किए, और हर हमले का एक ही मकसद था, यहां की बेहिसाब दौलत को लूटना। उसे एक टाइटल दिया गया था, बुत शिकन। इसका मतलब होता है मूर्तियां तोड़ने वाला। ये टाइटल उसके हमलों के विनाशकारी नेचर को दिखाता है, खासकर मंदिरों पर। उसका सबसे बदनाम हमला 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर हुआ था, जहां से उसने बेशुमार दौलत लूटी थी। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। सिर्फ विनाश ही नहीं, गजनवी की विरासत का एक दूसरा पहलू भी है। उसके साथ कुछ बहुत ही ब्रिलियंट माइंड्स भी भारत आए थे, जैसे अल बिरूनी, जिसने किताब उल हिंद जैसी अहम किताब लिखी और पुराणों की स्टडी की। फिर फिरदौसी, जिसने शाहनामा लिखा, और उतबी, जो उसका ऑफिशियल इतिहासकार था। अब आते हैं कहानी के दूसरे बड़े तुर्क किरदार पर, मोहम्मद गोरी। और बस यहीं से पूरी कहानी पलट जाती है। उसका मकसद गजनवी से बिल्कुल अलग था। वो यहां लूटने नहीं बल्कि राज करने आया था। चलिए दोनों के बीच का फर्क एकदम साफ साफ समझते हैं। एक तरफ था गजनवी, उसका लक्ष्य भारत की दौलत लूटना और इस्लाम फैलाना। नतीजा, हर हमले के बाद लूट का माल लेकर वापस घर चला जाता था। दूसरी तरफ था मोहम्मद गोरी, उसका लक्ष्य भारत में एक परमानेंट मुस्लिम साम्राज्य बनाना। नतीजा, वो यहीं रुका ताकि वो शासन कर सके और एक नए वंश की नींव रख सके। गोरी के इस सपने को हकीकत बनाने में दो लड़ाइयों का सबसे बड़ा हाथ रहा। तराइन के युद्ध 1191 में तराइन की पहली लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को बुरी तरह से हरा दिया। लेकिन ठीक एक साल बाद 1192 में तराइन की दूसरी लड़ाई में पासा ही पलट गया। इस बार गोरी की जीत हुई और ये जीत भारतीय इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई। तराइन की दूसरी लड़ाई में गोरी की जीत बस एक जंग का नतीजा नहीं थी। ये वो मोड़ था जिसने भारतीय उपमहाद्वीप के भविष्य की स्क्रिप्ट ही बदल दी।
इसके जो परिणाम हुए वे बहुत गहरे और स्थायी थे। तो ये सब हुआ कैसे? चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले 1192 में तराइन की जीत मिली, जिससे गोरी का उत्तर भारत पर कंट्रोल हो गया। फिर 1194 में उसने कन्नौज के जयचंद को भी हरा दिया। इसके बाद वो वापस अपने घर लौट गया, लेकिन उसने जीते हुए भारतीय इलाकों की जिम्मेदारी अपने एक भरोसेमंद गुलाम सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दी। और इसी ऐबक ने 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की, जिससे भारत में गुलाम वंश की शुरुआत हुई। यहां तक तो सब कुछ एक टिपिकल कॉन्करर की कहानी लगती है ना? लेकिन रुकिए, मोहम्मद गोरी की कहानी में एक ऐसा सरप्राइजिंग फैक्ट छिपा है जो एक विजेता की आम छवि को थोड़ा बदल देता है। अब जरा इन सिक्कों को देखिए। मोहम्मद गोरी ने भारत में जो सिक्के चलाए उनमें एक बहुत ही अनोखी बात थी। सिक्के के एक तरफ तो अरबी में उसका नाम लिखा होता था, लेकिन दूसरी तरफ हिंदू देवी लक्ष्मी की तस्वीर बनी होती थी। ये उसकी राजनीतिक समझ को दिखाता है कि वो यहां शासन करने के लिए स्थानीय रिवाजों को भी जगह दे रहा था। और यहीं पर हम इस कहानी को एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ते हैं। सोचिए, एक गुलाम जिसे सिर्फ जीते हुए इलाकों की देखरेख के लिए छोड़ा गया था, वो आगे चलकर एक ऐसा साम्राज्य कैसे बना पाया जो 300 साल से भी ज्यादा चला। ये कहानी है दिल्ली सल्तनत की, जो गोरी की विरासत से ही शुरू होती है।